रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अर्थशास्त्र ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आर्थिक प्रतिबंधों से उनके देश की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जंग के बाद तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन रूबल की कमजोरी का मजाक तक उड़ाने लगे थे, लेकिन जंग के केवल 2 महीने बाद रूस ने मजाक उड़ाने वालों पर पलटवार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन तो हर बार दावा कर रहे थे कि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस घुटनों पर आ जाएगा। 1 ruble is now worth less than 1 American penny. लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। कमजोर होने के बजाय रूस और रूबल मजबूत हो गए। रूस ने दुनिया के सामने एक ऐसा सिस्टम पेश किया जिसमें मुनाफा कमाने के लिए डॉलर की जरूरत ही न पड़े। उल्टा रूस पर प्रतिबंध लगाने की कीमत अमेरिका भुगत रहा है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई बाइडेन की सबसे बड़ी चिंता है, खासतौर पर तब जब 2 महीने में बाइडेन को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है। हालात काबू में करने के लिए वहां ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान भी हो चुका है। इससे कितना असर होगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन रूबल को पटरी पर लाने में सबसे बड़ा जादू गोल्ड के भंडार ने किया। सदियों पहले पूरी दुनिया में व्यापार गोल्ड के जरिए ही होता था और रूबल को पटरी पर लाने के लिए रूस ने सोने का ही इस्तेमाल किया। जब मार्च में रूबल की ऐतिहासिक गिरावट के वक्त रूस के बैंकों ने तय कीमत पर बिना मोल भाव के गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दुनिया भर में यह संदेश दिया गया कि रूस गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौट रहा है। गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरह की बैंकिंग की नीति है जिसमें सोने से उस देश की करेंसी को जोड़ा जाता है। होता यह है कि देश में जितना बड़ा सोने का भंडार होता है उसके एक तय हिस्से के बराबर उस देश में करेंसी छापी जाती है। मतलब यह कि रूस रूबल को मजबूत करने के लिए उसे अपने सोने के भंडार से जोड़ने की कोशिश में लग गया। अहम यह है कि केवल कच्चे तेल या नेचुरल गैस का ही नहीं, सोने का भी रूस में बहुत बड़ा भंडार है। दुनिया में सोने का हर साल जितना भी खनन होता है उनमें 10% रूस में ही होता है। जनवरी 2022 तक रूस के पास 2300 टन सोना था, जो दुनिया भर में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। और सोने की इसी ताकत का इस्तेमाल रूस ने रूबल को पटरी पर लाने में किया। सीधा मतलब यह कि जब सोने का भंडार बहुत बड़ा है जो खत्म होने वाला नहीं है, तो फिर रूबल कमजोर कैसे होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूबल को देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। रूस के बैंकों ने सोना खरीदकर कमरतोड़ महंगाई के दौरान अपने देश के लोगों की मदद भी कर दी। इसी के साथ रूस के लोगों का भरोसा भी उन्होंने जीत लिया। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौटने का रूस ने कभी औपचारिक ऐलान नहीं किया, केवल यह कहा था कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। रूस के नेताओं के इतने से बयान ने ही रूबल की किस्मत को पलट कर रख दिया। पुतिन का एक और फॉर्मूला इस रेस में सुपरहिट साबित हुआ। वो था रूबल फॉर गैस। यूरोप के देशों को साफ कह दिया गया कि गैस और तेल की पेमेंट रूस केवल रूबल में ही स्वीकार करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सप्लाई रोकी जा सकती है। पहले तो उनकी बात को यूरोप के देशों ने भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब पोलैंड और बल्गेरिया की गैस की सप्लाई बंद हुई तो सबके होश ठिकाने आ गए। पता चला है कि यूरोप के ज्यादातर देश अब रूबल में पेमेंट करने पर सहमत हो चुके हैं। जिनके पास रूबल नहीं है वो रूस के बैंकों में खाता खुलवा रहे हैं ताकि रूबल में पेमेंट करना मुमकिन हो सके। ये वही बैंक हैं जिन पर यूरोप और अमेरिका बैन लगा चुके हैं। मतलब यह कि एक तीर से 2 निशाने साध लिए गए। रूबल भी हिट और रूस के बैंक प्रतिबंधों के बावजूद सुपर हिट। उसके इसी जाल में यूरोप के देश ऐसा फंसे हैं कि चाहकर भी निकल नहीं पा रहे। अब तो यूरोपियन यूनियन का एक प्रस्ताव बड़े विवाद की वजह बन गया। प्रस्ताव रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने से जुड़ा है, लेकिन यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो खुलकर इस प्रस्ताव के विरोध में आ गए, जिनमें सबसे नया नाम हंगरी का है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने इस तरह के प्रस्ताव को अर्थव्यवस्था के लिए परमाणु हमले जैसा कह दिया। मतलब ये कि वो खुलकर यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि केवल रूस को सजा देने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं किया जा सकता। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि रूस के तेल और गैस पर बैन लगाने के लिए उन्हें 5 साल का वक्त चाहिए। 9 मई रूस के लिए एक बेहद अहम तारीख है। इस दिन रूस का विक्ट्री डे होता है और वो हर साल दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर अपनी जीत का जश्न मनाता है। लेकिन इस साल 9 मई की तारीख अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार इस तारीख को रूस तगड़ी लड़ाई में उलझा है। इसलिए वहां विक्ट्री डे सिर्फ 77 साल पहले की जीत के लिए ही नहीं मनाया जाएगा, बल्कि उस पर यूक्रेन के युद्ध का भी सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि 9 मई का दिन यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और यूक्रेन की किस्मत तय कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन की जंग की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से करके अपने लोगों के मन में देशभक्ति की लौ भड़काने की कोशिश कर सकते हैं।
दुनिया से भुखमरी मिटाने में मदद कर रही संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व के 40 करोड़ लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि काला सागर से लगे यूक्रेन के बंदरगाह जंग छिड़ने के बाद से ही बंद है। ऐसे में करीब 1.5 महीने से वहां के बंदरगाहों से अनाज की सप्लाई रुकी हुई है, यानी कई देशों को वहां से जहाजों के जरिए अनाज नहीं भेजा जा रहा। ऐसा तब है जब यूक्रेन और रूस दोनों देश दुनिया को गेहूं और जौ का 1/3 हिस्सा निर्यात करते हैं, जिससे उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में बड़ी आबादी के सामने अनाज की समस्या खड़ी होने की आशंका है। Millions of people around the world starving to death. We need these ports open and we need it now. जो तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा से सामने आई, उनमें खेतों में किसान फसल बोने की तैयारी करते दिखे, क्योंकि अगले महीने जून में फसल लगाई जाएगी। लेकिन इस समय उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि गेहूं को सुरक्षित रखने वाले गोदाम पहले से ही भरे हुए हैं। बंदरगाह के बंद होने से उनकी सप्लाई हो नहीं पाई। तो ऐसे में समस्या ये है कि जो वो आगे बोएंगे उसे रखेंगे कहाँ। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कही, और उनका यह बयान 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत पर बिल्कुल फिट बैठता है। यानी जिसने पहले जंग को भड़काने का काम किया, वही अब शांति दूत बनने की कोशिश में जुट गया, क्योंकि ये वही लुकाशेंको हैं जिन्होंने जंग से पहले ही तैयारी के लिए पुतिन की सेना को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे दिया था। कहा तो यहां तक जाता है कि लुकाशेंको ने पुतिन को एक मैप के जरिए यह बताने की कोशिश की थी कि यूक्रेन बेलारूस में कहां हमला करने वाला था। यानी लुकाशेंको ने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब पुतिन के उसी खास दोस्त के सुर बदल गए। यूक्रेन पर हमले के बाद खुलेआम खुशी जताने वाले लुकाशेंको अब अमन चैन की बातें करते दिखाई दिए। Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой वойны не было। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने युद्ध के हिमायती लुकाशेंको को शांति पसंद इंसान में बदल दिया? असल में इसकी वजह है जंग का लंबा खिंचना। खुद लुकाशेंको ने इस बात को माना कि जंग शुरू होने से पहले उन्हें भी यकीन नहीं था कि वो इतने लंबे वक्त तक चलती रहेगी। शांति की बात करने वाले लुकाशेंको जंग छेड़ने के लिए किसी भी तरह पुतिन को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि उन्होंने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ही इसके लिए दोषी ठहरा दिया। यही नहीं, युद्ध रोकने की बात कहने वाले लुकाशेंको ने अपने देश में एक बार फिर बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसमें उनकी सेना ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत दिखाई। खास बात यह रही कि बेलारूस की सेना को इस बार रूस की आर्मी ने ट्रेनिंग दी, और इस बात पर यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर चिंता जताई गई, क्योंकि 24 फरवरी को रूस के हमले से पहले भी उसके करीब 30,000 जवान सैन्य अभ्यास के बहाने बेलारूस में जमा हो गए थे, और उन्होंने 24 फरवरी को बेलारूस की सीमा के पास के यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया था।